हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉ बूस्टर चैनल। आज के इस लॉ बूस्टर चैनल में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है प्रियम्बल। हिंदी में कहें तो प्रस्तावना। कई बार एग्ज़ाम्स में प्रियम्बल से रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, आप अगर कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं देन फिर वहाँ पर आप देखेंगे कि इंडियन पॉलिटी से प्रियम्बल के क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं, आइदर स्टेटमेंट के रूप में और ऑप्शंस के रूप में आपको दिए जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज इसी चीज़ को समझते हैं। प्रियम्बल जिसे प्रस्तावना कहा जाता है, फर्स्ट टाइम इसका कॉन्सेप्ट अराइज हुआ था अमेरिका में। तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए कि अमेरिका में प्रियम्बल का कॉन्सेप्ट अराइज हुआ था, देन फिर इंडिया में इसको अडॉप्ट किया गया है ऑन 26 नवंबर 1949। ठीक है, ये डेट भी आप याद रखेंगे क्योंकि ये दोनों ही चीज़ें एग्ज़ाम में पूछा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रियम्बल जो है वो किस चीज़ के ऊपर बेस्ड है, तो याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशंस के ऊपर प्रियम्बल बेस्ड है। N.A. पालकीवाला के द्वारा इसे आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान का परिचय पत्र के रूप में बताया गया है। इसके अलावा प्रियम्बल ऐसा नहीं है कि इसमें संशोधन नहीं हुआ है। जब हालांकि आप देखेंगे ओरिजिनल जो प्रियम्बल था उसमें 3 वर्ड्स जो थे वो जोड़े नहीं गए थे, लेकिन आगे बाद में समय के साथ 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 ये लाया गया और प्रियम्बल के अंदर 3 वर्ड्स को जोड़ा गया। आइए देखते हैं कि प्रियम्बल में ऐसे कौन कौन से कीवर्ड्स हैं जो कि पूछे जाते हैं और आपको याद रखने की ज़रूरत भी है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये प्रियम्बल का मैंने छोटा सा पिक्चर जो है वो लगाया है। इस प्रियम्बल को अगर गौर से आप पढ़ेंगे तो आपको अलग अलग कीवर्ड्स यहाँ पर नज़र आएंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। We the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizen। ये जो 3 वर्ड्स आप देख रहे हैं ना, सोशलिस्ट, ठीक है, सॉवरेन, सेकुलर, यही वो 3 वर्ड हैं जो कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा जोड़े गए थे। आप इसको शॉर्टकट ट्रिक से याद कर सकते हो, S3। ठीक है, जैसे मैथ में पढ़ते थे ना, स्क्वायर, क्यूब, रूट, तो आप इससे याद रख सकते हो कि यहाँ 3 वर्ड्स को जोड़ा गया था, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर वर्ड जोड़ा गया है डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, उसके बाद जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रैटर्निटी, ये सारे वर्ड्स यहाँ पर जोड़े गए हैं। ये वो सारे वर्ड्स हैं प्रियम्बल के जो आपसे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं कि इसका मीनिंग क्या होता है। ठीक है, किस पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखते हुए इन सभी वर्ड्स को प्रियम्बल में जोड़ा गया, ऐसे क्वालिटी क्वेश्चंस जो हैं वो बनते हैं। तो इन सभी वर्ड्स को थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना है, कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है। जैसे कि सॉवरेन, सॉवरेन का मतलब होता है संप्रभुता। जैसे हमारा भारत है वो ना तो किसी के ऊपर डिपेंडेंट है, ना किसी दूसरे स्टेट का डोमिनियन स्टेट है। ठीक है, हम लोग ओवरऑल कह सकते हैं कि हमारा भारत जो है वो अपने फैसले लेने में सक्षम है। इसीलिए हमारा भारत क्या है, इंडिपेंडेंट कंट्री है, इंडिपेंडेंट स्टेट है। दैट्स वाई यहाँ वर्ड जोड़ा गया सॉवरेन। उसके बाद दूसरा वर्ड है सोशलिस्ट। सोशलिस्ट यानी कि हिंदी में कहें तो समाजवादी। इसे भी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा एड ऑन किया गया, जिसमें कि गांधीयन प्रिंसिपल्स को फॉलो किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है सेकुलर। सेकुलर या सेकुलरिज्म यानी कि धर्मनिरपेक्ष। जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं ना कि इंडिया हैज़ नो रिलीजन, इंडिया सभी धर्मों को मानता है, इसीलिए ये धर्मनिरपेक्ष राज्य है, किसी स्पेसिफिक रिलीजन को तवज्जो नहीं देता। ओके, नेक्स्ट है डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक कहने का मतलब है लोकतांत्रिक, यानी कि जितने भी सुप्रीम पावर्स हैं वो शक्ति जो है वो किसके हाथ में है, जनता के हाथ में है। ये जितने भी वर्ड्स हैं इनका मैं शॉर्ट में आपको बता रही हूँ, इसीलिए आपको इसी चीज़ को याद रखना है, यही चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। तो जितने भी सर्वोच्च शक्ति है वो जनता के हाथ में दिया गया है, सुप्रीम पावर्स इन द हैंड ऑफ द पब्लिक। तो डेमोक्रेटिक का मतलब यही होता है। प्लस
जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं हमारे इंडिया में, जो भी लेजिस्लेचर में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो सब इलेक्टेड होते हैं, ठीक है। जनप्रतिनिधि विधायिका के प्रति उत्तरदायी होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। प्लस पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिकल डेमोक्रेटिक को भी यहाँ पर ध्यान में रखा गया है। वहीं अगर नेक्स्ट वर्ड अगर आप देखोगे तो है रिपब्लिक। रिपब्लिक कहने का मतलब है गणतंत्र। आमतौर पर अगर आप पढ़ेंगे तो डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक में लोगों को हमेशा दिक्कत आता है, लगेगा जैसे कि सेम ही तो है, बट नहीं, सेम नहीं है। लोकतांत्रिक में आप सुप्रीम पावर्स देख रहे हो कि पब्लिक के हाथ में है, लेकिन वही अगर रिपब्लिक में देखेंगे तो इंडिया का एक अपना हेड ऑफ द स्टेट होगा, जिसको बोला जाता है प्रेसिडेंट, और ये प्रेसिडेंट भी इनडायरेक्टली इलेक्ट होकर आते हैं, ठीक है। प्लस जितने भी राजनीतिक संप्रभुता होगा वो सब लोगों के हाथ में होता है। किसी तरह का विशेषाधिकार की जो क्या बोलते हैं उसको, कॉन्सेप्ट जो होता है वो यहाँ पर नहीं प्रोवाइड किया जाता, ठीक है। कोई भी विशेषाधिकार, कोई प्रिविलेजेस जो है वो नहीं दिया जाता है किसी स्पेसिफिक रिलीजन या कम्युनिटी को। यहाँ पर सबका अधिकार है। गणतंत्र इसीलिए कहा जा रहा है, ठीक है। तो लोकतांत्रिक और गणतंत्र, इन दोनों में डिफरेंसेस आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आपको वर्ड दिखाई देगा जस्टिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आखिर जस्टिस किस बेसिस पर आप देने की कोशिश कर रहे हैं समाज के अंदर, ये हमारे लिए जानना ज़रूरी है। और जस्टिस भी यहाँ 3 तरीके से डिलीवर किया जा रहा है। पहला है सोशल, दूसरा है इकोनॉमिक और तीसरा है पॉलिटिकल, ठीक है। इसका भी कंसेप्ट जो लिया गया है वो कहाँ से लिया गया है? रशियन रेवोल्यूशन से, ठीक है। रशियन रेवोल्यूशन से ये ओरिजिनेट हुआ है कि जस्टिस जो है वो इकोनॉमिकली प्रोवाइड होना चाहिए, पॉलिटिकली भी प्रोवाइड होना चाहिए, प्लस सोशली भी मिलना चाहिए, ठीक है। इसीलिए जस्टिस हमारे लिए यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि किस आधार पर आप न्याय व्यवस्था को सक्रिय तौर पे समाज में स्थापित करना चाहते हैं। उसके बाद है लिबर्टी। लिबर्टी कहने का मतलब है इंडिपेंडेंट, ठीक है। अपने थॉट्स को, अपने बिलीफ को, अपने फेथ को, या आप किस धर्म में आप पूजा करना चाहते हैं, पूजा करने की आपको आज़ादी हो, अपने एक्सप्रेशंस जो हैं वो बता सकें, अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर सकें, इन सब की जो अभिव्यक्ति है इसकी आज़ादी आपको यहाँ पर प्रोवाइड की गई है। और इसका भी कॉन्सेप्ट कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है? फ्रेंच रिवॉल्यूशन से ये कॉन्सेप्ट अराइज हुआ है और इसको इंक्लूड किया गया है हमारे प्रियम्बल में, ओके। नेक्स्ट है इक्वालिटी। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। ऐसे देखा जाए तो प्रियम्बल के हर वर्ड्स इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इक्वालिटी भी इसमें एक अपना ही दर्जा रखता है, ठीक है। इक्वालिटी कहने का मतलब है कि जो भी स्टेटस है या अपॉर्चुनिटी है, इन सब में आपको इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप किस रिलीजन से आते हैं, किस कास्ट से आते हैं, ठीक है। इन सभी के ऊपर मतलब कि आप डिस्क्वालीफाई नहीं हो सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं जैसे इलेक्शन में ये नहीं देखा जाता कि आप किस रिलीजन से आते हैं, किस कास्ट से आते हैं, ठीक है, आपका लिंग क्या है, आप कौन से कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। ये सब चीज़ें जो है वो इलेक्शंस में नहीं देखी जाती। इलेक्शन में आप डायरेक्टली जाते हो और वोट जाके दे आते हैं, है ना। तो इसके आधार पर डिस्क्वालिफिकेशन नहीं हो सकता। ये जस्ट मैंने एक एग्जांपल लिया है ताकि इक्वालिटी के कॉन्सेप्ट को हम समझा सकें। तो इक्वालिटी जो है वो यहाँ पर इसी चीज़ को डिपिक्ट करता है कि आपको किसी भी आधार पे डिस्क्रिमिनेशन का दंश जो है वो झेलना ना पड़े। उसके बाद आता है वर्ड फ्रैटर्निटी। फ्रैटर्निटी कहने का मतलब है बंधुत्व, ठीक है, ब्रदरहुड, भाईचारा मेंटेन करके रखना, ओके। तो फ्रैटर्निटी शब्द जो है इसको भी यहाँ पर इंडिया में इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के प्रियम्बल में इसलिए जोड़ा गया ताकि आपसी संबंध जो है वो मजबूत हो सके, एक यूनिटी क्रिएट किया जा सके, ठीक है। इसीलिए फ्रैटर्निटी शब्द को भी यहाँ पर जोड़ा गया ताकि हमारे राष्ट्र का जो इंटीग्रिटी है, ठीक है, अखंडता जो है वो बरकरार रहे, भाईचारा जो है वो मेंटेन रहे, सभी धर्म एक साथ रहे और खुशी से
मतलब अपने देश में आराम से रह सके, ठीक है। इसीलिए फ्रैटर्निटी शब्द को भी यहाँ पर जोड़ा गया। हालांकि देखा जाए तो प्रियम्बल से रिलेटेड कुछ केसेस भी हुए। जैसे मैंने कहा ना कि प्रियम्बल जो है उसको अमेंड किया गया था, तो ऐसे ही कोई भी अमेंडमेंट नहीं होता। इसके लिए कहीं पर कुछ इनिशियल स्टेज पर जाके केसेस वगैरह जो है वो किए गए थे। जैसे बेरूबारी केस सबसे इम्पॉर्टेंट है। बेरूबारी केस, इसमें पूछा जाता है कि प्रियम्बल इज़ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट। तो आपको याद रखना है कि इस केस में कहा गया था कि प्रियम्बल इज़ नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन उसके बाद आता है केस केशवानंद भारती का, ठीक है। मोस्ट फेमस केस है, आप लोग सुने भी होंगे। केशवानंद भारती केस में इसी चीज़ को पलट दिया गया था और कहा गया था कि प्रियम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का भाग है। ये दो केसेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। किसी भी एग्ज़ाम में अगर आप जा रहे हैं तो प्रियम्बल के ये दो केसेस आपको याद होने चाहिए। एक हो गया बेरूबारी केस, ठीक है, और दूसरा केशवानंद भारती केस। ओके, तो ये था प्रियम्बल का कॉन्सेप्ट जो हमने आपको बता दिया है इस शॉर्ट वीडियो में। तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।